दोस्तों, जय भीम नवोदय। मैं नीलेश ओंकार। मैं प्रथमता भारतीय और अंततः भारतीय इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वह विषय इस तरह से है। ये जो महामारी है, आप सभी जानते हैं दुनिया में जो फैली है महामारी, आर्थिक चुनौतियां और इस पर संवैधानिक उपाय किस तरह से हो सकते हैं, इन तीनों चीज़ों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो इस विषय पर, गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रोफेसर देवीदास घोड़ेसवार सर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि ये जो दुनिया में महामारी फैली है और लगभग दिसंबर में ये चीन के वुहान में सामने आई थी और 30 जनवरी को हमारे देश में सामने आया था एक मरीज़ इसका, और तब से लेकर आज तक हम सभी लॉकडाउन में हैं। और इस महामारी को निपटाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए गए हैं अभी तक, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इस जो भी कदम उठाए गए हैं इस कदम को पर्याप्त मानते हैं इस सिचुएशन में? सर्वप्रथम तो मैं दर्शकों को अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, सप्रेम जय भीम भी करता हूँ। दूसरा, यह जो मैं प्रथम भारतीय और अंतिमतः भारतीय, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मुझे आपसे संबोधित होने का, आपसे बात करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सब कोरोना से सुरक्षित रहें और अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोस को भी बचाएं। सवाल ये है कि आज तालाबंदी का 53वां दिन है। भारत का स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि कल टोटल 82,085 रुग्ण घोषित किए थे। टोटल कल के एक दिन के रुग्णों की संख्या है 3,955 और कल तक कुल मृत्यु संख्या है इस बीमारी से 2,646। 75,000 पार करने वाला भारत ये 12वां देश है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के प्रमुख 12 देशों में इस रोग से, इस महामारी से पीड़ित हम लोग 12वें क्रमांक पर हैं। और शायद आज या कल में हम लोग चाइना में जितने रुग्ण पीड़ित थे उनसे हमारी संख्या ज़्यादा होगी। दुनिया में करीब 44 लाख लोग इस रोग से पीड़ित हैं और करीब 4 लाख के करीब मृत्यु हो गई है। अब भारत के बारे में जब हम सोचते हैं तो सर्वप्रथम तो मोदी जी ने घोषणा की कि जान है तो जहान है। शुरुआत यहाँ से हुई है। तालाबंदी के पहले जब उन्होंने जनरल कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी, तब यह घोषित किया था कि जान है तो जहान है। धीरे धीरे उस समय बड़ा उत्साह था कि हमको विजय प्राप्त करनी है, ये तो शत्रु हैं, फ्रंट पर ये लोग लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, उन पर पुष्पवृष्टि करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, थालियां बजानी चाहिए, ये सारा चलता रहा। धीरे धीरे जब परिस्थिति का एहसास होने लग गया, परिस्थिति की गंभीरता महसूस होने लग गई, तो मोदी जी ने कहा कि जान भी और जहान भी। इसका मतलब यह है कि जीवन तो सुरक्षित रहना ही चाहिए, साथ में आजीविका भी सुरक्षित रहनी चाहिए। पहली बार जान भी और जहान भी के साथ में यह कहा गया कि हमें सिर्फ कोरोना महामारी से नहीं लड़ना है, लड़ने की बात छोड़ दीजिए, अभी नहीं लड़ना है, हमें अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ेगी। आज कहाँ पर है हम लोग? आज यहाँ पर है कि मोदी जी कह रहे हैं, आज ही स्वास्थ्य मंत्री का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं है, लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस महामारी से संबंधित प्रमुख अधिकारी कहते हैं कि साल 2 साल में यह जाने वाला नहीं है, हम लोगों को इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो हमने कहाँ से सफ़र किया? जान है तो जहान है। और आज कहाँ पहुँचे हम लोग? हम लोग पहुँचे हैं
कि अभी इस बीमारी के साथ रहना हमें सीखना पड़ेगा। जैसा आपने कहा है प्रस्तावना में, दिसंबर 2019 में चीन में सर्वप्रथम कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ। इस महामारी की शुरुआत वहाँ से हुई। दुनिया के अलग अलग देशों में इसने इसके बारे में अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई। भारत कुछ और ख्यालों में मशगूल था। 30 जनवरी को भारत में पहला रुग्ण केरल में आया, वो भी बाहर से आया था। तब चीन से ही आया था। नहीं, वो हाँ चीन से आया था। चीन से एक छात्रा आई थी, चीन से आया था। और तब से केरल ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझकर तब से प्रिपरेशन की। केरल भारत में सबसे सुरक्षित राज्य फिलहाल है, उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। 30 जनवरी को पहला रुग्ण भारत में दिखाई देने के बाद भी हम लोगों ने 22 मार्च को सर्वप्रथम जनता कर्फ्यू घोषित किया। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि 30 जनवरी से 22 मार्च तक हम क्या कर रहे थे? हम राजनीति कर रहे थे। कोरोना की बीमारी का हमें चीन में जो हो रहा है, भयानक होने के बाद भी 1 करोड़ की आबादी का शहर पूरी तौर पर लॉकडाउन किए जाने के बाद भी, हमारा पड़ोसी होने के बाद भी हमने उसकी कोई गंभीरता का एहसास नहीं किया। हम क्या ये हमने जानबूझ के किया? क्या हम नहीं जानते थे इसकी गंभीरता, या फिर हम जानते थे गंभीरता लेकिन हमने ये जानबूझ के किया? आप क्या कह रहे हैं? जानबूझकर किया ये तो आरोप नहीं कहूँगा मैं, मगर हमको कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम सुरक्षित हैं। ख्याल में हाँ, हम सुरक्षित हैं, ये एक भावना थी। दूसरा ये था कि हम कुछ और बातों में बिजी थे, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। पहला तो ये था कि हमें ट्रंप का स्वागत करना था फरवरी में। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित करना था, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि 1 मिलियन लोग आएंगे, मगर 10 लाख आएंगे। 1-1.5 लाख लोग उसमें सहभागी हुए। फरवरी में वो कार्यक्रम हुआ। फरवरी में वो कार्यक्रम होने के बाद फरवरी में वहाँ लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए। उस स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए। अपने ट्रंप खुश होकर चले गए, मोदी जी खुश हो गए। उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता थी एमपी में सत्ता परिवर्तन करतन बीजेपी की सरकार प्रस्तापित करना। बीजेपी की सरकार जिस दिन प्रस्तापित हुई, उसके दूसरे दिन हम लोगों ने जनता कर्फ्यू, और उसके बाद में 24 मार्च को हमने लॉकडाउन घोषित किया। क्या कर रहे थे हम लोग? 30 जनवरी से तो 24 मार्च तक हम लोग ट्रंप के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप हमारा मित्र हैं। ट्रंप जीतना चाहिए फिर से दूसरे चुनाव में, अमेरिका चाहे न चाहे, मगर भारत चाहता है कि ट्रंप जीतना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से राजनीति में बिजी थे। दूसरी बात, तालाबंदी के बाद हम लोग तालाबंदी कर हम लोगों ने क्या सोचा कि इस रोग को हम प्रतिबंधित करेंगे, इस बीमारी पर, महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जबकि सारे ही साइंटिस्ट, सारे ही डॉक्टर ये कह रहे थे कि यह तालाबंदी का समय आने वाले महामारी के प्रकोप से बचने की तैयारी के लिए है। इससे महामारी दूर नहीं होगी। यह समय आने वाले महामारी के प्रकोप से बचने की तैयारी के लिए है। क्या तैयारी की हमने? जब सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई टेस्ट किट्स का क्या हो रहा, हम इतने टेस्ट कम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधाएं क्यों नहीं हैं, हमारे अस्पताल इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्यों नहीं है, दवाएं जो भी, हमारे पास पीपीई किट्स भी नहीं है। उस समय डॉक्टर बिना किट्स के प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारे पास मास्क भी नहीं है, जो स्पेशल मास्क। आज हमें कहा जाता है कि हमने इतने दिनों में मास्क के बारे में और पीपीई किट्स के बारे में हम स्वावलंबी हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बीमारी की ओर कोई ख्याल नहीं किया, और आज भी हम लोग तालाबंदी हमारी प्राथमिकता है, जबकि अनेक अनेक माध्यम से तालाबंदी के एक प्रकार से उद्ध्वस्त हो रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। दूसरा, क्या हम अपने अनुभव से कुछ सीख रहे हैं? क्या दूसरों के अनुभव से हम कुछ सीख रहे हैं? आज भी, जैसे मैं केरल की बात कह रहा हूँ, केरल में 30 जनवरी से तैयारी हो गई, आज भी 500 के करीब मरीज हैं और सिर्फ एक मरीज की डेथ हुई है, तीन मरीज की डेथ हुई है, और वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। वो कहते हैं, मैं कल सचिव का सुन रहा था परसों के दिन, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन संभव नहीं है हमारे यहाँ, गांव इतने लगे लगे हुए हैं कि पहला गांव कहाँ ख़त्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी केरल सुरक्षित है। क्या कभी भारत के स्तर पर केरल की बात, देश के स्तर पर केरल की बात की जा रही है? केरल के मॉडल की चर्चा हो रही है? केरल क्यों सुरक्षित है इसकी चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? केरल भारत का राज्य होने के बाद भी वहाँ हमारी सरकार नहीं है ना, तो ये वहाँ राजनीति आती है, ये वहाँ राजनीति की बात है। ताइवान का एक्सपीरियंस है, दक्षिण कोरिया का एक्सपीरियंस है, और कल स्वीडन का एक्सपीरियंस है। स्वीडन ने तो लॉकडाउन किया ही नहीं है, स्वीडन ने लॉकडाउन किया ही नहीं। और कल स्विट्ज़रलैंड ने घोषित किया है कि दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती नाती से गले मिल सकते हैं। ये कल की घोषणा है, कल के पेपर में मैंने पढ़ा, गले मिल सकते हैं। क्या दुनिया के इन अनुभवों से हम कुछ सीखना चाहते हैं? हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, इधर स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहा है, हम 80 के पार हो चुके हैं, फिर भी स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि पहले 10 दिन में दुगना होते थे, अब 14 दिन में हो रहे हैं। पहले इतना मृत्यु दर था, अब इतना कम हो रहा है। पहले इतना रिकवर हो रहे थे लोग, अभी इतना रिकवर हो गए। मगर इस बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे नागपुर में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया गया, मुंबई में वो सारे जहां मैदान में एक बड़े अस्पताल का चित्र मैं देख रहा था। भारत के लेवल पर ये तैयारी कहाँ है? भारत में यह तैयारी कहाँ है? तो इस प्रकार से इस कोरोना के बारे में शुरू से ही कोई गंभीरता नहीं थी। आज भी इसके बारे में बहुत अधिक गंभीरता नहीं है। डॉक्टर की कंप्लेंट्स हैं, उनके साधन उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों की कंप्लेंट्स हैं, उनके साधन उपलब्ध नहीं है। पुलिस के पास पर्याप्त साधन नहीं है। जो अभी बाधित हो रहे हैं, पैरामिलिट्री के जवान बाधित हो रहे हैं, फ्रंट पर काम करने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में एक बात कही गई थी, केरल का उदाहरण, स्वीडन का उदाहरण और स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण और दक्षिण कोरिया का उदाहरण यह कहता है कि जबरदस्ती से यदि कुछ भी आरोपित किया गया तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। केरल कहता है कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लोग, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, और लोगों के सहभाग से, लोगों की मान्यता से हम सफल हुए हैं। स्वीडन भी यही कहता है कि लोग जानते हैं, लोग खुद सामने आ रहे हैं। हमने कभी भी लोगों पर विश्वास नहीं किया, और इसी के चलते हम लोग आज जहाँ पर भी हैं, यह व्यवस्था का अपयश है। यह व्यवस्था की, सारे साधन की कमी नहीं है, साधन पर्याप्त हैं, साधन उपलब्ध किए भी जा सकते हैं। परंतु जैसे पहला लॉकडाउन घोषित किया 24 तारीख को, किससे कंसल्ट किया मोदी जी ने? किसी राज्य से कंसल्ट किया? आप डेमोक्रेसी की, संविधान की बात करते हो, यह फेडरल स्टेट है। चाहे हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ भी कर, उन्होंने पहला सवाल पूछा ना कि क्या ये फेडरल स्टेट हैं? क्या हमसे पूछा जा रहा है
क्या हमसे कंसल्ट किया जा रहा है? या फेडरल स्टेट होने के बाद भी केरल से कुछ पूछा जा रहा है? पहला लॉकडाउन करने से पहले यदि ये पूछा जाता स्टेट्स को कि भाई लॉकडाउन करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, अभी कॉन्फ्रेंसेस आप कर रहे हैं, अभी स्टेट से डायलॉग किया जा रहा है, अभी स्टेट से पूछा जा रहा है, मगर उस वक्त तो नहीं पूछा। तो उस समय भी सवाल पूछा गया था कि दो बातें, एक, क्या सही में केंद्र सरकार के पास अधिकार हैं? आरोग्य इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी के चलते केंद्र सरकार के पास अधिकार हैं डिसीजन लेने के, मगर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यदि केंद्र सरकार का निर्णय राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है तो पूछना पड़ेगा कि नहीं, क्या आपकी तैयारी है, क्या आप तैयार हैं, क्या आपको चाहिए, क्या हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? बिना पूछे यदि आप किसी पर थोप देंगे तो उसका परिणाम आज जो दिखाई पड़ रहा है वो। दूसरी बार भी जब आपने लॉकडाउन घोषित किया तो महाराष्ट्र ने उसके पहले ही लॉकडाउन घोषित कर दिया था, दूसरा लॉकडाउन महाराष्ट्र, और वो 3 दिन पहले ख़त्म होने वाला था, मोदी जी ने 2 दिन बढ़ा दिए। ये जो है, यह एक तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो परस्पर संवाद और विश्वास का है उसका अभाव है, और लोगों को तो बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार से हम कोरोना से बिना लोगों के सहयोग के, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ इसी सवाल को। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक दे रहे हैं सिर्फ, लेकिन समन्वय नहीं है। जैसे राज्यों को कोई पूछना नहीं जाता है, पूछा नहीं गया है, और जिस तरह से कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। आपने बताया कि हमने क्या क्या किया, जैसे नमस्ते ट्रंप हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, वगैरह वगैरह, ये हुआ। लेकिन आप ऐसा क्या चाहते थे कि ये होना चाहिए था? आपने तो बताया कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या होना चाहिए था? सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन में जब ये महामारी का प्रकोप हुआ, तभी से हम पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते हम लोगों ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, नंबर 1। क्योंकि ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारे देश उसी समय सजग हो गए थे, नंबर 1। नंबर 2, 31 जनवरी को 30 जनवरी को भारत में पहला रोगी मिलने के बाद हम लोगों को कंसल्टेशन की, प्रिपरेशन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, जो हमने की नहीं। 30 जनवरी से लेकर तो 22 मार्च तक का समय हमारे पास ऐसे ही हम लोगों ने जाया किया। ये सब उस समय यदि हम प्रिकॉशन लेते, अपनी प्रिपरेशन करते, पहला लॉकडाउन करते, डिस्टेंसिंग करते, आज जो कर रहे हैं हम, ये सारी उस समय शुरू करते, तो शायद आज जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में हम नहीं होते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, गुजरात का प्रकोप हम देख रहे हैं। ये कब का है? फरवरी का है। क्या उदाहरण हमने प्रस्तुत किया? हमने उदाहरण प्रस्तुत किया कि 1 लाख लोग एकत्रित हो सकते हैं, जबकि चीन ने पूरा वुहान शहर आइसोलेट कर दिया। तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। चौथी बात, राज्यों से यदि आपको सहयोग चाहिए, बिना राज्यों के सहयोग के होना नहीं है। राज्यों को यदि सहयोग चाहिए तो राज्यों को इक्विप करना पड़ेगा आपको संसाधनों से। आज कोई किट मांग रहा है, गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। कोई पीपीई मांग रहा है, गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। कोई सुविधा मांग रहा है, गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। इवन जीएसटी का बैलेंस तक अभी तक सरकार ने दिया नहीं है। ये इकोनॉमी की बात नहीं है, ये संसाधनों की बात है। चौथा, यदि फेडरल स्ट्रक्चर है तो विरोध होगा, परंतु कंसल्टेशन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन। बिना कंसल्टेशन के आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, ऐसा उसका अर्थ होता है। चौथी बात, जो फ्रंट पर लड़ रहे हैं
उनको आपने सत्कार किया, स्वागत किया, फूल बरसाए, मगर उनकी परेशानियाँ, उनको क्या चाहिए, उनका परिवार, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन के नाम पर आज भी हम लोग तैयार नहीं है, जबकि यह कहा जा रहा है मई के अंत में और जून के मध्य में शायद इसका प्रकोप अधिक हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बात, रिपीटेशन वुहान में हो रहा है। वुहान में रिपीटेशन होने के बाद में 1 करोड़ 1 लाख या 10 लाख सारी जनसंख्या को टेस्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। हम कहाँ पर है प्रिपरेशन के बारे में? हम तो बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन के साधन की कमी हो सकती है, परंतु कमी होते हुए भी सीमित साधनों के बाद भी यदि साधनों का अच्छा, गवर्नमेंट के डिसीजंस आ रहे हैं, क्या एक डिसीजन भी जैसा का वैसा लागू है? उसमें कितनी सूचनाएं आ रही हैं, हर एक कोई अलग अलग बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि ट्रंप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों? सवाल सिर्फ यह है कि आपकी नीति पर कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। यदि राज्य से पूछा गया होता तो आज शायद करोड़ों लोग सड़क पर पैदल चलते हुए नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि राज्यों ने कहा होता ना कि भाई ये माइग्रेंट लेबर का हम क्या करना है, ट्रांसपोर्ट क्या करना है। जब मजदूर जाने लग गए तब आपने श्रमिक रेल चलाई, जबकि स्पेशल क्लास कोटा में ट्यूशन करने वाले लोगों के लिए राज्यों ने स्पेशल बसेस भेजी। श्रमिकों के लिए किसी ने कोई सोचा नहीं। जब प्रॉब्लम हाथ के बाहर गया तब हम सोच रहे हैं कि श्रमिक रेल चलेगी, वो भी नहीं मिल रही है लोगों को। बसेस चलेगी, कितना क्योस कहते हैं। महाराष्ट्र वहाँ तक छोड़ रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है? बॉर्डर पे हाल हो रहे। क्यों हो रहे भाई? साधन नहीं है इसलिए हो रहे हैं। ये इसको कहते हैं व्यवस्था की कमजोरी। आपने सोचा ही नहीं ना, महाराष्ट्र ने तो वहाँ तक पहुँचा दिया। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार वाला बोलता है कि हम लेंगे नहीं है। आज नागालैंड वाला घोषित करता है कि जहाँ है वहाँ रहो, हम हर एक को 10,000 रुपये वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ मत आओ, आप महामारी लेकर आओगे। कहाँ है नेशनल पॉलिसी? कहाँ है आपकी श्रमिकों के संबंध में? ये जो श्रमिक चल रहे हैं, इसका कोई केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। केंद्र का एक डिसीजन बताइए मुझे। यही नहीं, रेल मंत्रालय ने पैसे मांगे उनके टिकट के और फिर कहा कि हम 85% देंगे, राज्य 15% देगा। कौन क्या कर रहा है? फिर यूपी कहता है कि हम देंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि पैसे हम देंगे हर एक राज्य में जाने, तब कहीं सरकार कहती है कि 85% हमारा होगा। तो ये जो निर्णय की अक्षमता नहीं कहूँगा मैं, निर्णय ही नहीं है, कहीं पर भी पॉलिसी नहीं है। सवाल खड़ा हो गया तो हम लोग उसके ऊपर निर्णय ले रहे हैं, तत्काल निर्णय। लॉन्ग टर्म डिसीजन कहाँ है? समझ में आ रही है मेरी बात? लॉन्ग टर्म नहीं। कभी माइग्रेंट, आज बोलते हैं कि 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर है। जब लॉकडाउन किया गया था तब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर के बारे में सोचा कि लॉकडाउन के बाद उनका रोजगार जाएगा, उनकी कमाई जाएगी, खाने की क्या व्यवस्था है? सरकार कर सकती है, नहीं कर पाई, इसलिए तो लोग पैदल चल रहे हैं। केरल से एक भी नहीं आया, क्योंकि केरल की सरकार ने बहुत अच्छा किया। माइग्रेंट लेबर के खाने की, पीने की, मनोरंजन की, सोने की, रहने की, उनके परिवार के साथ व्यवस्था की। उनको चाहिए वो खाना पकाने की सुविधा दी और उनके लिए उनके प्रांत की भाषा बोलने वाले लोग भी नियुक्त किए। केरल से एक भी माइग्रेंट लेबर नहीं गया है। यहाँ तक कि मोबाइल का रिचार्ज भी करा दिया उन्होंने। बिल्कुल,
एक भी माइग्रेंट लेबर। और 53 दिन के बाद हमारा केंद्र सरकार घोषणा करती है कि हर एक माइग्रेंट वर्कर लेबर को गांव में पहुंच, रास्ते में खाना मिलेगा नहीं मालूम नहीं, गांव में पहुंचने के बाद राशन कार्ड नहीं भी हो तो 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना मिलेगा। कल एक टीवी एंकर ने कहा घोड़े का दाना मिलेगा। चना मिलेगा मतलब क्या कहा उसने? आदमी का नहीं, घोड़े का दाना मिलेगा, वो भी रास्ते में मरा नहीं और सुरक्षित गांव पहुंचेगा तब मिलेगा। रास्ते में उसकी कोई खबर नहीं है, कोई खबर लीजिए राज्य सरकार। इससे ही जुड़ा, मैं अभी अर्थव्यवस्था पर आते हैं हम लोग, इससे ही जुड़ा ये सवाल है, जब आप श्रमिकों की बात कर रहे हैं और श्रमिकों की अनगिनत स्टोरियाँ, दर्दनाक स्टोरियाँ हम रोज़ सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत कम दिखाता है ऐसे खबरों को। तो इसमें इन हालातों में जब ये लॉकडाउन चल रहा है, महामारी है, और इन सब हालातों में जबकि श्रमिक जो है देश का, वो अर्थव्यवस्था का क्या कहेंगे हम उसे, मेन रीढ़ कहेंगे श्रमिक। और ऐसे में ही खबर आती है कि 2-3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने श्रमिक कानूनों में सुधार किया। अब सुधार क्या किया, मैं इसका तो कोई तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मेरे उस पर आऊँगा जी जी, मगर उसके पहले मैं एक क्रमवार जाना चाहूँगा जी। मैं पहले पैकेज की बात करूँगा। पैकेज, उसके बाद में निर्मला सीतारामन जी पैकेज से क्या लाभ होने वाला है हो, और उसके बाद मैं श्रमिक कानून पर आऊँगा यदि आपकी अनुमति हो तो सर्वप्रथम हम पैकेज की बात करते हैं। 12 तारीख को मई को पैकेज की घोषणा की गई। उसके पहले भी कुछ पैकेजेस आए हैं जिसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर मुख्य 12 तारीख को घोषणा की गई है। और मोदी जी घोषणा करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। बड़ा अजीब सा लगता है ना, आत्मनिर्भर भारत। एक किसी ने कमेंट की कि यदि नेल कटर खरीदने जाता हूँ तो भी मेड इन चाइना मिलता है। दूसरे ने कमेंट किया आत्मनिर्भर भारत पर, ये लाइटली लीजिए इसको। दूसरे ने कमेंट की आत्मनिर्भर भारत पर कि ये फेल हुए मेक इन इंडिया का दूसरा रूप है। मेक इन इंडिया फेल हो गया ना, मेड इन इंडिया का दूसरा रूप है। और मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि कभी नेहरू की अर्थव्यवस्था का घोर विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार आज आत्मनिर्भर भारत के नाम पर नेहरू की ही कभी कभार चलाई गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति ला रही है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि लोकल को होकल कीजिए और लोकल को ग्लोबल कीजिए। इसका मतलब क्या है? स्थानीय स्तर पर जो भी उत्पादन होगा उसको खरीदिए और उसको ऐसा ब्रांड बनाइए कि जो ग्लोबल होगा। मैं अर्थशास्त्र का बहुत अधिक विद्वान नहीं हूँ, परंतु आज के समय में यह संभव नहीं है। हम कितना पीछे ले जाएंगे अर्थव्यवस्था को? कभी हमने सोचा था कि हर चीज़ भारत में बनाएंगे? आज भारत में क्या बन रहा है? अब बताइए, एक भी चीज़ ऐसे बताइए कि जो टोटली मेड इन दुनिया में कहीं पर भी नहीं बन रहा है। आज की अर्थव्यवस्था में दुनिया में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो देश में बनती है। हाँ, सिवाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, सिवाय उसका भी पेस्टिसाइड कहीं बाहर से आता होगा। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा यह है आत्मनिर्भर भारत। और फिर अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे ही। फिर भारत कहता है कि हम विश्व के सप्लाई चेन का पार्ट होना चाहते हैं, विश्व की ओर भारत बड़े इससे देख रहा है। और फिर कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं इकोनॉमी में भी। उसके बाद में मैं बाद में बात करूँगा। और इसके पश्चात निर्मला सीतारामन जी ने 13-14 तारीख को कुछ बातें की हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पैकेज में क्या है
आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। 20 लाख का पैकेज घोषित किया गया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। जीडीपी के 10% होगा ऐसा घोषित किया गया है। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पैकेज के पहले हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी वो जानना जरूरी है। पैकेज के पहले ही अर्थव्यवस्था डूब रही थी, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी। उस समय जब कोरोना दिसंबर 2019 में या जनवरी में हमारी आर्थिक वृद्धि की दर 4.1 थी। ये अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, निवेश घट रहा था। उस समय बेरोजगारी की दर गए 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा थी। निवेश घट रहा था, सारे ही की सेक्टर में उत्पादन घट रहा था और सबसे बड़ी बात मांग घट रही थी। हर अर्थशास्त्री ये कह रहा था। सिर्फ आप तो अभी तो मोदी सरकार का तो बैर है रघुराम राजन से, और बैर है अभिजीत बैनर्जी से भी। उनकी बात तो आप सुनोगे नहीं, मगर पानागढ़िया की बात सुनिए, सुब्रतो देव मुखर्जी की बात सुनिए। ये जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी कहा कि हमको मांग बढ़ानी है, परंतु तब भी केंद्र की नीति थी सप्लाई साइड की, मांग पर जोर नहीं था। मांग बढ़ाने के लिए गरीब के हाथ में पैसा देना पड़ता है, मांग बढ़ाने के लिए मजदूर के हाथ में पैसा देना पड़ता है, मांग बढ़ाने के लिए अल्पभूधारक के हाथ में पैसा देना पड़ता है। ये बात तब भी सही थी, आज भी सही है। तब भी नहीं की गई, आज भी पैकेज में नहीं की गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेरोजगारी की दर आज 27.1% है। यह बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। स्थलांतरित मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो किसी भी उत्पादक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते हैं, और हजारों नहीं लाखों मजदूर कह रहे हैं कि हम वापस आने की संभावना क्षीण है। जिसको हमने बनाया, जिस शहर को, उस शहर में हमारी आपदा की स्थिति में हमको बेघर कर दिया। वहाँ वापस आने के बजाय रूखी सूखी जो भी मिलेगी हम अपने घर पकाएं। कल एक उद्योगपति का बयान मैं सुन रहा था, 6 महीने तक कोई वापस आने की संभावना नहीं है, और जिनके भरोसे मैक्सिमम उद्योग व्यवसाय यह माइग्रेंट लेबर के भरोसे चलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, महाराष्ट्र का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सारे ही मजदूर आंध्र से, उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं। कैसे चलेगा? महाराष्ट्र का मजदूर चाहता ही नहीं वहाँ काम करना ना। बाहर नागपुर में जितने भी रेहड़ी वाले हैं, कौन है? गन्ने का रस बेचने वाला है, अब पानी पूरी बेचने वाला, कैसे चलेगा? तो यह स्थलांतरित मजदूर का पलायन, वापस कब आएंगे मालूम नहीं। वाहन, मशीनरी उद्योग, रसायन, औषधि निर्माण, खनन, खनिज तेल शुद्धिकरण, धातु, इन सारे क्षेत्रों में उत्पादन घट रहा है। और वर्ल्ड की मान्यवर संस्था ये कह रही हैं कि भारत का इस कोरोना के आर्थिक व्यवस्था पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, उससे अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 0 होगा, माइनस भी होने की संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में 0 ग्रोथ दर, वो तो भूल जाइए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो तो भूल जाइए। 0 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या माइनस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में हमको माइनस से ऊपर आना है, या आत्मनिर्भर भारत का सपना लोगों को बेचना है। मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? बीमार आदमी को हम पहलवान बनाना चाहते हैं, बीमार आदमी को पहलवान बनाना चाहते हैं। वो 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, मालूम। आज बीमार आदमी को दवाई चाहिए और पौष्टिक आहार चाहिए। आज अर्थव्यवस्था को पैकेज ऐसा चाहिए
जो जीरो अर्थ ग्रोथ से निकालने की संभावना बनाए, उसको आत्मनिर्भर बनाने की, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल में बनाएंगे, ये सपना बेच रहे हैं जो कई सालों में पूरा होने की संभावना नहीं है। क्या विदेशी, और फिर हम विदेशी पूंजी आयात कर रहे हैं, फिर विदेशी तकनीक आयात कर रहे हैं। क्या, जैसे एक उदाहरण के तौर पर परसों बड़ी अजीब सी बात है कि जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं है वो बोलते हैं। उदाहरणार्थ वो हमारे रावत साहब जो तीनों दलों के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, क्या कहा उन्होंने? भारत को सैन्य सामग्री के संबंध में आत्मनिर्भर होना चाहिए, विदेशों पर निर्भर होना। कल तक राफेल की तारीफ करने वाले, राफेल के सिवा भारत के वायुसेना की क्षमता बढ़ नहीं सकती, हम पाकिस्तान से, चीन से लड़ नहीं सकते, ये बात करने वाले कल तक, कितने समय की बात है, 6 महीने भी नहीं होंगे, 8 महीने भी नहीं, आज क्या कह रहे हैं? भारत राफेल बना सकता है, भारत राफेल बना सकता है, भारत वो तो बना सकता है, स्वीडन की तोप बना सकता है भारत, और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हम इस पैकेज को देखना चाहिए। 10% जीडीपी का पैकेज, जापान ने 21% दिया है। जापान की जनसंख्या देखिए, जापान की इकोनॉमी का साइज देखिए, और जापान का पैकेज देखिए। अमेरिका ने 11% दिया है। जब अमेरिका की जनसंख्या देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी देखिए, और उसके आधार पर सोचिए कि भारत से कितने गुना उनका पैकेज होगा पैसे की तुलना में, और प्रति व्यक्ति देखा जाए तो कितना होगा भारत का पैकेज? हाँ, 130 करोड़ के लिए यदि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं तो प्रति व्यक्ति कितना होगा, ये सोचें। मोदी जी ने क्या कहा? होकल को लोकल। मैंने कहा कि भाई होकल का प्रचार कीजिए। अब कंज्यूमरिज्म के ज़माने में बड़ी अजब सा लगता है ना, कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम। मैं यदि मार्केट में जाता हूँ, मैं लोकल है कि ग्लोबल है ये देखूंगा कि भाई क्वालिटी क्या है और दर उसकी कीमत क्या है ये देखूंगा। किसी समय में गांधी जी के समय में कहा जाता कि कुछ भी हो खादी खरीदो, अब वो समय है। मुझे चीन की वस्तु यदि सस्ते में मिलती हैं, मैं स्थानिक माल खरीदूंगा, कौन खरीदेगा? लोग। और उसको ब्रांड बनाइए जो ग्लोबल होगा, सो करो, क्योंकि ये एक फिलॉसफी है जो देश को दूसरी ओर ले जाना चाहती है। ये फिलॉसफी है, जैसे बीजेपी का स्वदेशी का आग्रह है, बीजेपी का नहीं, आरएसएस का स्वदेशी का आग्रह है, स्वदेशी जागरण मंच है उनका। लोकल को होकल बनाइए, लोकल को ग्लोबल बनाइए। 5 स्तंभ बताए हैं उन्होंने, ये लोगों को समझना चाहिए। 5 स्तंभ बनाए हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। पहला तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। हमारी सिस्टम जो होगी, इकोनॉमिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, यह टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का है। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब हमारी जनसंख्या में जो पोटेंशियल है, युवाओं का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का सबसे ज़्यादा उपयोग। और लास्ट में उन्होंने कहा है डिमांड। पैकेज में डिमांड के लिए कुछ भी नहीं है, ये बाद में बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लेबर रिफॉर्म की बात आपने की है, मैं लैंड रिफॉर्म की बात भी साथ में करूँगा, लैंड रिफॉर्म के बाद में। तो लिक्विडिटी और लॉस के तो ठीक है, मगर इसकी बात करेंगे। ये पैकेज है। दूसरी बात, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। मोदी जी की सरकार बड़ी अजीब सी बात करती है, हमेशा बहुत कुछ बताती हैं मगर उससे ज़्यादा छुपाती हैं।
बहुत कुछ बताती हैं, उससे ज़्यादा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। आम आदमी को क्या लगा कि मोदी जी ने इस तारीख को 14 तारीख को 20 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में फिर से डाल दिए हैं। वास्तव ये है कि उसके पहले ही आरबीआई ने करीब 7 से 8% पैकेज दे दिए हैं। 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले ही दिया जा चुका है। नाबार्ड की ओर से 50,000 का पैकेट पहले ही दिया जा, इस प्रकार से 10,50,000 करोड़ पहले ही घोषित किए जा सके, उनके साथ 20 लाख करोड़। मतलब मोदी जी की घोषणा कितनी है? सिर्फ 10 लाख करोड़ की। मतलब जीडीपी का कितना हिस्सा? 5% हिस्सा। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी मुझे मालूम नहीं, कितने लोगों। उससे भी दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि निर्मला सीतारामन बाकी की घोषणाएं करेगी। 13 और 14 तारीख को बाकी की घोषणाएं हुई। सबसे बड़ी घोषणा थी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु मध्यम छोटे मध्यम उद्योगों के संबंध में 3 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। उसके साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए 30,000 करोड़ की पहली घोषणा की गई। बिजली क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़ की घोषणा की गई। अब इस घोषणा का अर्थ क्या है? घोषणा का सिर्फ अर्थ सिंपल इतना है कि पहली बात तो ये समझ ले, सरकार एक भी पैसा इसमें से देने वाली नहीं है। अच्छा। उसके पहले सरकार ने एक बड़ा अच्छा विधान किया था। रिजर्व बैंक भी सरकार है और सार्वजनिक बैंक्स भी सरकार है। इस घोषणा को वहाँ जोड़िए। यह सारा जो मिलेगा बैंक के माध्यम से कर्ज मिलेगा, सरकार का एक पैसा नहीं है। अब इसको पैकेज कहेंगे आप। ये उद्योग जो है कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। इसको उन्होंने कहा है कि इतनी लिक्विडिटी आ जाएगी। अब ये सिचुएशन देखिए इन उद्योगों की, जिन उद्योगों की बात की जा रही है उन उद्योगों की सिचुएशन देखिए। उन उद्योगों ने 3 मांगे की थी। पहली मांग तो उनकी ये थी कि ये जो कोरोना का जो प्रभाव है, मार्च अप्रैल और मई, हम लोग अपने मजदूरों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, सरकार ने हमें सैलरी देनी चाहिए। बैंक इसके लिए लोन देगी? डायरेक्ट सरकार से मांग रहे हैं वो, तो बैंक लोन देगी, सरकार लोन देगी। दूसरी उन्होंने उनकी मांग थी कि ये 3 महीने हमने जो भी लोन लिए हैं उसका ब्याज जो अन पर है वो माफ़ किया जाए। ये नीति किसकी है? क्या इसकी घोषणा? तीसरी जो थी, सुलभ कर्ज उपलब्ध हो। सरकार ने तीसरी बात की, पहली 2 बातें नहीं मानी। कल परसों मैं बैंक के बारे में पढ़ रहा था। बैंक के पास इन उद्योगों के बहुत सारे प्रस्ताव लोन के लिए पड़े हुए हैं। बैंक ने लोन सैंक्शन किया है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारा समाप्त हो जाए, सारी स्थिति पूर्ववत हो जाए, तब हम लोन लेंगे, अभी हम लोन नहीं ले सकते। मांग ही नहीं है बाजार में, उत्पादन कर कर क्या करेंगे? और अभी मजदूर भाग गए हैं, अभी लोन लेकर तुम्हारा ब्याज कहाँ से देंगे? हम लोग लोन नहीं ले रहे हैं। इसलिए बैंक के पास जो पैसा लोन देने के लिए है वो अतिरिक्त पैसा ये उद्योग लोन नहीं ले रहे हैं। इसलिए रिजर्व बैंक के पास वापस भेज रही है बैंक, और रिजर्व बैंक को कर रही है तुम जितना भी ब्याज दे सकते हो उतना ब्याज दे दो हमको। वे कैसे समझाएंगे? तो ये इस पैकेज में नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों की बात की ही नहीं। मजदूर मर रहे हैं,
पलायन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उसके पहले दिन जब मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, तब इन मजदूरों के बारे में क्या कहते हैं मोदी जी? उनकी मर्जी है भाई, वो जा रहे, हम रोक नहीं पा रहे उनको। सर दूसरे दिन तो वो तपश्चर्या बोल रहे थे। हाँ, तब बोल रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि ये देश के लिए त्याग कर रहे हैं, देश के लिए बलिदान कर रहे हैं। भाई उनसे पूछो कि उनकी मर्जी से वो जा रहे हैं। अरे भाई खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, साधन नहीं मुहैया कर रहे हैं। इसलिए कल मैं टीवी पर देख रहा था, एक माँ अपने 7-8 साल के बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर पैदल चल रही है। लोग बिस्किट खा खा कर जा रहे हैं। बचा खुचा सारा पैसा ट्रक वाले को देकर घर जाने का प्रयास करें, और मोदी जी कर रहे हैं। भाई उनकी इच्छाएं, हम क्या रोक सकते हैं? ये इतना बड़ी भारत सरकार इन मजदूरों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर पा रही है घर तक पहुंचने की, और घर पहुंचने तक खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है। क्या यह सरकार इतनी दुर्बल है? क्या ये सरकार, क्या मैं मान लूं कि सरकार के क्षमता के परे की बात है? सही में मान लूं मैं? चांद पर आदमी भेज रहे हैं आप, और एक शहर से आप विदेशों से स्पेशल एयरप्लेन से लोगों को ला रहे हो घर तक, और अपने ही मजदूरों को अपने ही देश में वो गांव जाना चाहता है मजबूरी में, उसको गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये व्यवस्था का अपयश नहीं है? तो हम आर्थिक पैकेज की बात कर रही हैं। सरकार ने इन उद्योगों को, जिसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहते हैं, एक पैसा भी नहीं दिया। किसके यहाँ जाने को कहा? बैंक में जाने को कहा। बैंक वाले से कल मैं बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बैंक को डुबाने वाली बात है। सरकार गारंटी देगी? सरकार गारंटी देगी? सरकार देती है गारंटी, सरकार गारंटी दे दी। तो ये पहले दिन की घोषणाएं थी। उसमें क्या कहा गया था? सबसे ये अच्छा लगा कि वो इसके NBFC के लिए 30,000 रुपये की गारंटी सरकार दे रही है, 30,000 करोड़ की, और बिजली के क्षेत्र के लिए 90,000 करोड़। महाराष्ट्र की बिजली की बात कर रहे थे, वो कहते कि आज हमें 5,000 करोड़ की ज़रूरत है, कौन देगा भाई? हम डूब रहे हैं और सरकार हमें डुबा रही है, वसूल नहीं की जा रहे हैं, और बिजली की मांग ही, खपत ही कम हो गई ना। बिजली की मांग कम हो रही है, खपत कम हो रही है। दूसरे दिन की घोषणाओं में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 30,000 करोड़, फिर ये लोन है, फिर किसान जाएगा बैंक के पास, क्रेडिट कार्ड बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, और हर रोज़ किसान रोता है, हर रोज़ किसान रोता है कि भाई बैंक से लोन मिले, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। यानी उन्होंने तो आदेश दे दिया, मगर उसको लोन मिलेगा इसकी गारंटी कौन देगा? इसके पहले भी नहीं मिला। आपने भेजा हुआ पैसा उन तक पहुंचता कि नहीं, इसके आप निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर एक राशन, एक देश एक राशन कार्ड की बात कर रहे हो, और नई योजना करके घोषित कर रहे हो। ये योजना 2013 में कांग्रेस ने लाई थी, जो नहीं चल पाई, नहीं कर पाए वो। 2019 में रामविलास पासवान जी ने घोषणा की, नहीं कर पाए। और माइग्रेंट लेबर के बारे में ये कहा जा रहा है, बड़ी ये सरकार कैसे सोचती है मालूम नहीं। एक चेयर पर बैठे बैठे, माइग्रेंट लेबर तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, उसका परिवार झारखंड में है। राशन कार्ड किसके पास रहेगा? उसको अनाज मिलेगा? आज राशन कार्ड पर अनाज मिल रहा है, अच्छी बात है। ये घोषणा की है 8 करोड़ लोगों को 2 महीने तक 5 किलो चावल या गेहूँ या 1 किलो चना देने की घोषणा की गई है। बड़ी अच्छी बात है, उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक। और जैसा मैंने कहा कि घर पहुंचने के बाद मिलेगा भाई आपको, रास्ते में मरते हो तो हमको क्या लेना देना है। कोई मोदी सरकार या योगी सरकार कहेगी कि 2 लाख रुपया मरने के बाद हम दे देंगे। हमारी सरकार मरने के बाद
पैसा देती हैं। जिंदा रहने के लिए 2 लाख से 10,000 में खा पी कर वो घर पहुंच सकता है, 10,000 खर्चा नहीं करेगी, मगर मरने के बाद निश्चित तौर पर उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। रेहड़ी वालों को 5,000 रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया और 10,000 तक की पूंजी बैंक के माध्यम से मिलेगी। आज भी क्या रेहड़ी वाला, क्या ठेले वाला बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम है? उसको डायरेक्ट दो ना भाई 10,000, आप बैंक से ऋण लो ना। सरकार ने बैंक से कर्ज लेकर रेहड़ी वालों को 10,000 दे देना चाहिए ना, दे देना चाहिए कि नहीं? ये सिंपल है, कैश है, कुछ भी दे दो, उसके डायरेक्ट खाते में दो ना पैसा। वो बैंक में जाएगा, बैंक वाला बोलेगा ये कागज़ नहीं, वो पत्र नहीं, रेहड़ी वाला रोज़ रेहड़ी की कमाई करेगा, बैंक में जाएगा, वो दूसरे शहर में है तो कागज़ पत्र कहाँ से लाएगा? तो ये सारे है, मगर ये सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। फिर भी ये सवाल पूछा गया था कि ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? किसी अर्थशास्त्री ने इसके बारे में, और ये मतलब मेरा ख्याल है नहीं, हाँ पूछा था, किसी अर्थशास्त्री ने इसके बारे में कहा था कि इसके यदि सरकार खर्च करना चाहती है तो इसके 2 रास्ते हैं। एक तो कुछ भी हो, जो फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है उसको इस वक्त बाजू रखिए, उसको इस वक्त बाजू रखिए, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रघुराम राजन की बात। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप रिजर्व बैंक से कर्ज लीजिए, रिजर्व बैंक कर्ज देगी, नोटा छापने पड़ेंगे, बिल्कुल। तीसरा, नहीं तो लोगों से कर्ज लीजिए। सरकार यह कुछ भी नहीं करना चाह रही है क्योंकि सरकार को कुछ भी देना नहीं है। किसके भरोसे? रेहड़ी वाला कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। एमएसएमई कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। किसान कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? डायरेक्ट बेनिफिट 5 किलो अनाज का शायद 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, जिसको अतिथि मजदूर केरल कहता है, अतिथि मजदूर कहता है केरल, उसको मिलेगा, वो भी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हैं, ये भी सुन लेना चाहिए, वो भी 2 महीने के लिए। और फिर ये सारी व्यवस्था चलाने के लिए धन चाहिए। निर्मला सीतारामन जी से पूछा गया था कि जीएसटी का कितना कलेक्शन आया, तो निर्मला सीतारामन, क्योंकि महीने के पहले हफ्ते में पिछले महीने का कलेक्शन बताना जरूरी होता है, निर्मला सीतारामन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र जैसी सरकार अपना जीएसटी का कंट्रीब्यूशन मांग रही है सरकार से, सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा नहीं है सरकार के पास। इसका मतलब 20 लाख करोड़ की घोषणा करने के बाद भी शायद ही सरकार अपने पास से कुछ लाख करोड़ देने की संभावना। हाँ, एक हुआ कि 1,000 करोड़ की घोषणा की, वो भी पीएम केयर फंड से, वो भी लोगों का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। तो ये पैकेज है 2 दिन में घोषणा, 3 दिन में, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14, जो भी घोषणा हुई है वो रिजर्व बैंक के भरोसे। बैंक 3-4 बातें मैं प्रमुखता से कहता हूँ। अब तक रिजर्व बैंक नाबार्ड के साथ में जो भी घोषणाएं हो चुकी हैं वो 10 लाख करोड़ के करीब थी, उनको मिलाकर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। दूसरी बात, सबसे महत्व का पैकेज 3 लाख करोड़ का एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्योगों को दिया गया। लाभ कुछ भी नहीं है, उनको बैंक के भरोसे छोड़ दिया गया है। बैंक से उनको पैसा मिलेगा, बिजली कंपनियों को बैंक से पैसा मिलेगा, रेहड़ी वालों को बैंक से पैसा मिलेगा, सारा ही बैंक देगी, सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार शायद सिर्फ 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को गांव जिंदा पहुंचे तो 2 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त में देगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी, और शायद 1 साल तक प्रयास करने के बाद
एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लाएगी। ये है पैकेज। समझ में आ गई बात। अब इस पैकेज पर जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आरबीआई पैसा देगी, नाबार्ड पैसा देगी, बैंक पैसा देगी, सरकार कुछ भी इसमें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास शायद देने के लिए कुछ भी नहीं है। जीएसटी के बाद सारे ही राज्य सरकारें अपने आय के लिए केंद्र पर निर्भर हो गई है। सरकार केंद्र जब पैसा देगी तब राज्य को पैसा मिलेगा। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार जहां राज्य में है वो केंद्र से पैसा मांग नहीं सकती, मगर बाकी के लोग पैसा मांग रहे हैं, पैसा देने की संभावना कम है। राज्य सरकार कहां से पैसा लाएगी? कर्ज लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं। हम आत्मनिर्भरता का सपना बेचना चाहते हैं, परंतु राष्ट्र में उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए भी आज उत्पादक निर्माणियाँ, कारखाने, लघु उद्योग तैयार हैं। क्योंकि पहली प्रतिक्रिया आई थी, सेंसेक्स 856 अंश गिरकर नीचे आ गया है, निफ्टी भी 241 अंश गिरकर नीचे आ गए हैं, और इन शेयरों में निवेश करने वालों का 1,99,000 करोड़ डूब गया है पैसा। क्यों नीचे आया? इसलिए नीचे आया क्योंकि सारे ही उद्योगपतियों को, निवेश करने वालों को शेयर्स में ये अपेक्षा थी कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देगी। लिखा हुआ है सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देगी। सरकार ने किसी को भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आ गया है। ये बाजार बड़ा सेंसिटिव होता है। उसकी पहली प्रतिक्रिया जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो हर मिनट में क्या हो रहा था ये दिखाई पड़ रहा था। ये पहली प्रतिक्रिया है। बुधवार को जब प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया, निर्मला सीतारामन घोषित कर रही थी नेक्स्ट दिन के लिए, तब सेंसेक्स बढ़ गया था कि शायद डायरेक्ट कुछ मिलेगा, डायरेक्ट कुछ मिलेगा, मगर कुछ भी नहीं मिला है। पैकेज के बारे में 53वें दिन में घोषणा हुई। मजदूर, कामगार, अल्पभूधारक, कृषक, स्वयं रोजगार करने वाले, क्या इनके लिए 53 दिन तक राह देखना जरूरी था? पहला सवाल आता है, क्यों भाई? करीब करीब 2 महीने हम क्या कर रहे थे? और दूसरा, क्या जो दिया गया वो पर्याप्त है? देरी क्यों हुई? इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और जो दिया गया है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ये भी बात हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई है वो प्रतिक्रियाओं के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा। पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि मूल पैकेज जीडीपी अभी 5% है। दूसरा यह है कि सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। तीसरी बात यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्यों की भी स्थिति बहुत कम है। सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि सरकार ने ये जो घोषणा की है, ये सरकार की घोषणाएं सप्लाई साइड की है। सप्लाई साइड की मतलब लिक्विडिटी देने वाली है, लोन देने वाली है। किसको? उद्योगों को, व्यवसायियों को, सबको लोन देने वाली है। इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो चलती है वो अमीरों से नहीं चलती, अर्थव्यवस्था गरीबों से चलती है। यदि अमीरों की चलती तो वो गरीबों को मजदूरी ही नहीं देते। मगर क्यों मजदूरी देते हैं? शुरू से इकोनॉमिक्स ये कहता है, चाहे अर्थव्यवस्था कोई भी हो, पूंजी वाली हो, कोई भी हो, मगर
हर अर्थव्यवस्था में श्रमिक को जिंदा रखा गया है। प्राचीन मैंने औद्योगिकरण जब से शुरू हुआ तब से श्रमिक को जिंदा रखा गया है। क्यों? दो कारण से। जिंदा रहेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो मुनाफा मिलेगा, जिंदा रहेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये श्रमिक की भूमिका है। हमेशा से श्रमिक की भूमिका दो प्रकार से महत्व की रही है। टेक्नोलॉजी के चलते लेबर की दृष्टि से उसका महत्व शायद कम हो रहा है, क्योंकि अभी उसकी जगह बहुत सारी जगह पर टेक्नोलॉजी ले रही है। फिर भी यदि उसकी मांग नहीं, फिर भी टेक्नोलॉजी के चलते अनेक देशों में मिनिमम यूनिवर्सल इनकम की बात कैसे है, यूनिवर्सल मिनिमम इनकम की बात क्यों आ रही है? क्योंकि आम आदमी को जिंदा रखना है, तब मार्केट में डिमांड होगी, और मार्केट में डिमांड होगी तो चाहे उत्पादन आप किसी भी तौर से करो, उत्पादन बिकेगा, आपको लाभ मिलेगा, वो मिनिमम इनकम की। भारत में भी ये 2019 के चुनाव में मिनिमम यूनिवर्सल इनकम की बात आई थी, और वो सुझाव रघुराम राजन का था, वो अभिजीत बैनर्जी का सुझाव था। क्यों था? क्योंकि वो जिंदा रहना चाहिए भाई, उसको रोजगार। टेक्नोलॉजी में लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोबो आ रहा है, नहीं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सारे काम यदि मशीन से होने लग गए तो रोजगार कहाँ? तो लोगों को, तो इसलिए इस पैकेज में गरीब के पास पैसा कहाँ से आएगा? अनाज मिलेगा, तेल लेने के लिए पैसा कहाँ से? तेल लेने नहीं जाएगा तो तेल का उत्पादन कहाँ से मिलेगा? बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं तो बिजली कहाँ से लेगा वो? आज भी मुफ्त में सिलेंडर एक बार देने के बाद सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए सिलेंडर नहीं खरीदता है। तो पहला आक्षेप यह है कि गरीब को किसी प्रकार का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने की वजह से मार्केट में मांग नहीं बढ़ेगी। सप्लाई साइड की आप चिंता कर रहे हो, लिक्विडिटी बढ़ रही है, कर्ज दे रहे हो, कर्ज लेकर क्या करेगा? बेचेगा कहाँ पर? कौन सी चीज़ बेचेगा, कहाँ बेचेगा? खरीदार 130 करोड़ में 10%, 5% धनी लोग हैं, 20% मध्यम वर्गीय हैं, बाकी सारे गरीब हैं। उनको यदि आपने पैसा नहीं दिया डायरेक्ट तो मांग नहीं बढ़ेगी। यह पहला, वही महत्वपूर्ण ग्राहक है शायद। ग्राहक वही है ना, महत्वपूर्ण नहीं, वही ग्राहक है। रघुराम राजन और अभिजीत बैनर्जी ये कहते हैं कि मजदूर एवं गरीबों को डायरेक्ट पैसा देना होगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम महीने के 7,500 रुपये डायरेक्ट देने होंगे। सप्लाई साइड महत्वपूर्ण नहीं है। बाजार में मांग नहीं है और लोगों के पास नहीं है तो अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। धनी लोग अर्थव्यवस्था नहीं चलाते, गरीब लोग अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सिर्फ 2 महीने तक फ्री अनाज देने से कुछ भी नहीं होगा, लोगों को डायरेक्ट पैसा देना होगा। इस पैकेज में उसकी कोई भी सुविधा नहीं है। अब हम आएंगे दूसरी बात पर। मोदी जी पैकेज में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और 2 प्रकार के रिफॉर्म बड़े चिंतित करने वाले हैं, लेबर के क्षेत्र में और लैंड के क्षेत्र में। बिना, मैं तो नहीं कहूँगा बिना मोदी से कंसल्ट किए हुए कुछ राज्यों ने, विशेषतः बीजेपी के राज्यों में, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों बीजेपी के राज्य हैं, बिना मोदी से कंसल्ट किए इन्होंने ये लेबर रिफॉर्म्स जो भी किए होंगे, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, केंद्र सरकार से कंसल्ट किया कि नहीं ये नहीं कहूँगा मैं, केंद्र से कंसल्ट किया कि नहीं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यह रिफॉर्म
जो लेबर जो है, लेबर लॉज जो हैं, यह कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो केंद्र और राज्य दोनों की सूची में आता है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। यूपी अब ये कोरोना का लाभ लेकर, इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरा, वो ज़रा क्लियर कर दीजिए। कोई भी कानून जब हम बनाते हैं या उसमें सुधार करते हैं तो उसका सुधारित जो लाभ है वो उसी वर्ग को शायद मिलता है, अगर मैं सही हूँ तो। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर श्रम जो कानून है वो श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा। तो ये जो सुधार हम कर रहे हैं इस कानून में, पहले 8 घंटे का वक्त था मजदूरी करने का, काम करने का, उसको 12 घंटे किया गया और उसमें कोई ओवर टाइम नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये सुधार कैसे हुआ सर? मैं ये कन्फ्यूज़न है मेरा, इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा। बिल्कुल, वो उस पर मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने 3 साल के लिए श्रमिक कानूनों को स्थगिति घोषित दी है। कुछ अपवाद को छोड़कर, 1-2 कानून को अपवाद छोड़कर, बाकी जितने भी लेबर लॉज हैं उनको उन्होंने सस्पेंड किया है, स्थगिति दी है। इसके लिए कानून नहीं बनाया है, नंबर 1। ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या किया इन सरकारों ने? एक तो आदेश निकाला गवर्नमेंट का, या तो फिर अध्यादेश निकाला। अध्यादेश निकालने के पास वो राष्ट्रपति के पास चले गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, राज्यपाल की नहीं चलेगी, क्योंकि यह विषय केंद्र का भी है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए है। उन्होंने क्या उद्देश्य बताए हैं? ये 3 साल के लिए सस्पेंड है। परमानेंट कानून बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है। इसके लिए क्या कहा है उन्होंने? कोरोना से बंद उद्योग हमें शुरू करने हैं। बंद उद्योग शुरू करने हैं, इसलिए लेबर, और लेबर के लिए पैसा देने के लिए यदि उसके पास पैसा नहीं है तो लेबर को जितना शोषण कर सकते हैं करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है? कोरोना से बंद उद्योग शुरू करना। अब बंद उद्योग शुरू करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया? बड़ा अच्छा। इंग्लैंड का जो अर्थमंत्री है वो भारतीय मूल का है, वो भारतीय, और मेरा ख्याल है वो कौन है, इन्फोसिस वाले, उनका जवाई है वो। जी। हाँ, उसका नाम में याद नहीं आ रहा, सौनक करके नाम है उसका। उसने क्या किया? उद्योग शुरू करने के लिए यदि आज कोरोना के चलते उद्योग मजदूरों को पूरा भुगतान करने में समर्थ नहीं है तो उन्होंने कहा कि मजदूर का 80% भुगतान हम करेंगे। मजदूरों के इसमें कटौती नहीं की उन्होंने, उसके आवर्स नहीं बढ़ाए। उन्होंने कहा उद्योग तो चाहिए ना, उद्योगों को कहा तुम शुरू करो, 80% लेबर का भुगतान हम करेंगे जब तक स्थिति पूर्ववत नहीं होती है तब तक। इन सरकार ने क्या किया? पहला उद्देश्य बंद उद्योग शुरू करना है, तो किसको? मजदूरों को। दूसरा, कोरोना से उद्योगों की जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करनी है। किससे लेकर? मजदूरों को लेकर। सरकार नहीं कुछ करेगी। और तीसरा, विदेशी निवेश को आमंत्रित करना। ये 3 उद्देश्य बताए। तीनों भी उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य छोड़कर तीनों भी उद्देश्य यह मजदूरों के विरोधी है। पहला जनरल प्रिंसिपल ये है कि यदि हम किसी के लाभ की बात करते हैं, नैसर्गिक न्याय की बात जब भी की जाती है, आप किसी भी क्षेत्र में किसी की मजदूरी कम नहीं कर सकते, बढ़ाते हैं। आज कोरोना के चलते जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो केंद्र सरकार ने सब राज्यों को मनरेगा के लिए पैसा दिया है। वो रोजगार का साधन है। जिस मनरेगा को मोदी जी किसी समय में बोलते हैं कि ये तो गले का फंदा है, आज मनरेगा, और उस पर डेली मजदूरी बढ़ाई है। डेली वेज 201 रुपया किया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि उद्योग शुरू करने के लिए आप मजदूरों को क्यों पीड़ित करना है, उसका परिणाम क्या होगा हम बाद में आएंगे उसकी तरफ। तो ये 3 उद्देश्यों के चलते विदेशों में
विदेशों में ILO है। ILO देखती हैं कि कहीं पर भी श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। विदेशों में श्रमिकों के इस प्रकार के शोषण के चलते यदि कोई आता है माल तो खरीदते नहीं है वो। आपको शायद याद होगा लोगों को कि बाल श्रमिकों से कारपेट बनाए जाते थे, कई देशों ने उसको खरीदने से इनकार कर दिया। बाल मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसलिए दुनिया इस तरह से देखती हैं और हम मजदूरों को किस तरह से देखते हैं। क्या होगा इन कानून का परिणाम क्या होगा? कितने घंटे काम करना पड़ेगा इसकी कोई निश्चित ही नहीं होगी। मजदूरी कितनी मिलेगी इसकी कोई निश्चित ही नहीं होगी। यदि कुछ अपघात हो गया, किसी का मृत्यु होगा, मुआवजा मिलेगा ही, इसकी कोई निश्चित ही नहीं होगी। कितना वेतन देना है यह मालिक निर्धारित करेगा। किसको काम पर रखना है और किसको काम पर नहीं रखना है यह मालिक निर्धारित करेगा। अब इसमें बाबा साहब याद आते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, वो सबसे अंत में नियुक्त होते हैं और सबसे पहले भगा दिए जाते हैं। हमारा क्या होगा? बाकी मजदूरों का तो जो होगा वो होगा, हमारा क्या होगा? यदि हम सबसे अंत में नियुक्त होने वाले हैं और सबसे पहले भगा दिए जाने वाले हैं तो हमारा क्या होगा? ये भी वो हक बंद होगा। किसी भी न्यायालय में जाकर हम अपनी फरियाद नहीं कर सकेंगे। कंत्राटी मजदूर जो हैं, ठेके पर जो मजदूर आएंगे वो मालिक नियुक्त करेगा, उसको कोई बोनस का कानून नहीं होगा। और इसको ये कहा गया है कि यह एक प्रकार से जिसको हमको बॉन्डेड लेबर कहा गया है। श्रमिक बॉन्डेड लेबर होगा। अब संविधान में मूलभूत मौलिक हक हैं और संविधान में डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स है। उसके भी पहले श्रमिक संगठनों को अनुमति नहीं होगी, ये भी है उसमें, वो भी इनकी अनुमति नहीं। अब यहाँ संविधान कहाँ आता है? संविधान से भी पहले ये सारे भी जितने कानून बने हुए हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में वायसराय के काउंसिल में श्रम मंत्री थे, उस समय के बने हुए हैं। लेबर लॉज और वेलफेयर लॉज, और वही परंपरा भारत ने कायम रखी है। भारत ने नए कानून नहीं बनाए, बने हुए कानून भारत सरकार नष्ट कर रही है। नए कानून नहीं बने, वही कानून भारत सरकार आगे चल, बहुत सारे कानून चल रहे हैं आगे। ये दूसरी बात, संविधान में ये कहा है सबसे मूलभूत मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 है, जो ये कहता है जिंदा रहने का राइट टू लिव। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि राइट टू लिव मीन्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी। राइट टू लिव विथ डिग्निटी में दो बातें हैं। एक तो आपको आजीविका इतनी मिलनी चाहिए जिससे आप सम्मान से जी सको, और दूसरा ये कि आप शोषण से मुक्त हो। यह जो कानून समाप्त किए जा रहे हैं ये शोषण की अनुमति देने वाले हैं और प्रतिष्ठा से जीने का हक छीनने वाले हैं, आपको बॉन्डेड बंधुआ मजदूर बनाने वाले हैं। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स जो हैं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में कई कानून ऐसे हैं जो मजदूरों के हक की सुरक्षा की, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस कहते हैं, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क कहते हैं, बाकी मजदूरों के भले का विचार करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दोनों का हनन करते हैं, इसलिए यह कानून असंवैधानिक है, मौलिक हकों के विरोधी हैं और आर्टिकल 21 के प्रतिष्ठा से जीवन जीने के अधिकार के विरोधी हैं। दूसरी बात ये कही गई है कि इससे, अब जैसा मैंने कहा कि भाई भारत में
यदि मजदूर को पैसा नहीं दोगे तो मांग कहाँ से बढ़ेगी? उसका शोषण कर कर यदि अर्थव्यवस्था को आप ऊर्जित करना चाहते हो तो यह संभव नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह कदम, मैंने इंग्लैंड का उदाहरण आपको दिया है कि सरकार ने मजदूरों की मजदूरी कम नहीं की, उसको वो जो उद्योजक है उसको मजदूर के शोषण का हक नहीं दिया। उसको कहा कि भाई तू नहीं दे सकता ना, बाकी की पूर्ति हम करेंगे। यह है एक अच्छा। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो सकता है क्या? तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह संविधान के विरोधी है, यह सरकार का कदम संविधान विरोधी है। और यदि मुझे लगता है, मगर मैं कोई न्यायालय नहीं हूँ, कोई भी कानून यदि संविधान विरोधी है इसकी घोषणा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। लेकिन ये भी मैं जानना चाहता हूँ, जब कोई कानून खत्म करना होता है किसी भी राज्य को, तो अब तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट लॉ है, कानून है, और कोई भी कानून जब खत्म करना है हमको, ये स्थिति हो या ना हो, तो क्या संसद की या सभागृह की परमिशन चाहिए, नहीं चाहिए? 2-3 बातें हैं जी। इसमें। पहली बात तो यह है कि यह हेल्थ इमरजेंसी है। हेल्थ के संबंध में केंद्र सरकार चाहे जो भी निर्णय ले सकती हैं, अर्थव्यवस्था के संबंध में नहीं। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है, ये आप अलग सोचिए, ये हेल्थ इमरजेंसी है। लॉकडाउन हेल्थ के लिए है, इकोनॉमी के लिए नहीं है। इकोनॉमी शुरू भी रह सकती है, मगर हेल्थ के नियमों के अंदर। समझ में अध्यादेश लाया है और कानून सस्पेंड कर रही है सरकार, कानून रद्द नहीं कर रही है। तो ये भी न्यायालय में जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार का अध्यादेश वैध माना जाता है। ये सारे न्यायालय के प्रश्न हैं। वैध माना जाता है, राय ये है कि क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी है, यदि नहीं है तो क्या अध्यादेश आवश्यक है, क्या विधानसभा को पूछे बगैर ये कानून लाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, यह प्रस्तापित करना पड़ेगा। कहाँ पर? न्यायालय में आपको प्रस्तापित करना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। दूसरी बात जो ये है कि यदि आप सारी ही बात करते हो तो आप श्रमिक विरोधी हो, यह प्रस्तापित हो रहा है। श्रमिक विरोधी हो, यह प्रस्तापित हो रहा है। यह सारे कानून, यानी किमान वेतन कितना होगा, काम के घंटे कितने हो गए, ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको नियुक्ति मिलेगी, किसको भगा दिया जाएगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा, कौन फैक्ट्री वर्कर होगा, ये सारा ही यदि आप स्थगित कर रहे हो तो आप यह औद्योगिकरण के आरंभ में जो मजदूरों की स्थिति थी वहाँ पर आप मजदूरों को पहुँचा रहे हो। ये कतई अमानवीय है, मैं दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करूँगा, यह अमानवीय है और इसको जल्दी से जल्दी चैलेंज किया जाना चाहिए। ये एक बात। इसके संबंध में क्या हो रहा है? इसके संबंध में ILO से अपील की जा रही है। सारे ही लेबर यूनियंस जो हैं वो ILO से अपील कर रहे हैं कि इसके सिर्फ बाकी के लेबर यूनियंस नहीं, BMS ने भी इसका विरोध किया है। आपके जानकारी के लिए BMS या RSS यूनियन है, BMS ने भी इसका विरोध किया है। सारे ही यूनियंस ILO जा रहे हैं, ILO भी शायद इसका विरोध करेगा और विरोध करने के बाद भारत सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ILO के उस कन्वेंशन की सिग्नेटरी है और जिस भी देश ने उस पर सिग्नेचर की हैं वो देश को ILO का निर्णय बाध्य होता है। तीसरी बात, शायद विदेश के लोग इस माल को खरीदना नहीं चाहेंगे जो श्रमिकों के शोषण पर आधारित है। चौथी बात, पार्लियामेंट की जो लेबर डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, जिसके उड़ीसा के महताब चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है, पूछा है कि भाई किसको पूछकर और क्यों किया है ये।
आपको ये करने का अधिकार नहीं है। महाताब जी ने इसको चैलेंज किया है। तो अलग अलग लेवल पर इसको चैलेंज किया जाएगा। एक बात तो अमानवीय है, टोटली श्रमिक विरोधी है, और कारपोरेट सेक्टर को ही नहीं, सारे ही उद्योग जगत को श्रमिकों का जितना शोषण करना है उतना शोषण करने का अधिकार देने वाला है, और यह देश में अराजक की स्थिति पैदा करने वाला है। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। गुजरात ने या कर्नाटक ने, मुझे निश्चित अभी याद नहीं आ रहा है, कहा है कि आप जितनी जमीन चाहिए 15 दिन में हम आपको देंगे। एक बात, मतलब जितनी भी जमीन चाहिए वह मिल जाएगी। दूसरी बात, कानून ये भी आ रहा है कि उद्योगपति को डायरेक्टली किसान से जमीन खरीदने का अधिकार, दोनों को जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाए। ये दोनों ही बातें किसानों को भूमिहीन बनाने वाली बातें हैं। यानी जमीन जैसे रिसोर्स को बिना सोचे समझे कारपोरेट सेक्टर के स्वाधीन किए जाने के समय, हमको याद होगा कि SEZ के संबंध में ऐसा ही किया गया था। विशेष आर्थिक जोन के लिए हजारों एकड़ जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी थी। आज पूछिए कि कहाँ है वो उद्योग, वो जमीन अब उद्योगपति वहाँ पर उसको डेवलप कर कर कॉलोनीज खड़ी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उद्योग स्थापित नहीं हुआ। तो लैंड के संबंध में जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, लेबर के संबंध में जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, वह अनियंत्रित फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, और इसके करने से विदेशी पूंजी का आयात संभव होगा, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार एक प्रलोभन में फंसी हुई है। अमेरिका और चीन, कोरोना वायरस के चलते चीन ने जो नीति अपनाई है, उसके चलते अमेरिका, जापान या यूरोप के जो उद्योग व्यावसायिक हैं वो चीन से निकलना चाहते हैं। जापान ने तो कई हजार करोड़ का, 2 लाख करोड़ का तो ये दिया है कि तुम्हारा कॉम्पेंसेशन हम देंगे, वहाँ से निकलो आप। भारत को ऐसे लगता है कि वो उद्योग यहाँ आ जाएंगे, मगर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि उन उद्योगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वो भारत के पास नहीं है, भारत के पास नहीं है। अभिजीत बैनर्जी कहते हैं कि यह उद्योग आने के बाद भी भारत को लाभ मिलेगा, इसकी संभावना नहीं है। और ऑलरेडी वह उद्योग दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, वह उद्योग थाईलैंड जा रहे हैं, वह उद्योग बांग्लादेश जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं। भारत में आने की संभावना नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि हम सपनों में जीना चाहते हैं और सपने बेचना चाहते हैं। 2014 में सपना बेचा मोदी जी ने, हाँ, सबका साथ सबका विकास का। 2019 में सपना बेचा कि हम 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना बेचा। आज सपना बेच रहे आत्मनिर्भर भारत का, आज सपना बेच रहे विदेशी पूंजी के आयात का, जो आज की अर्थव्यवस्था में जरूरी नहीं है ऐसा सपना दिखाना। जरूरी सिर्फ यह है कि गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट दो, मझोले छोटे उद्योगों को, रेहड़ी वालों को डायरेक्ट पैसा दो, जिसके चलते इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बड़े उद्योगों को पैसा देकर कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी इसके पहले भी बड़े उद्योगों को पैसा दिया, बड़ी अजीब सी सरकार बात करती हैं। अभी कुछ दिन पहले 50 बड़ा उद्योगों का 66,000 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ कर दिया, राइट ऑफ किया। ये बड़ा टेक्निकल टर्म है ना। ये निर्मला सीतारामन जी क्या बोलती है, छोड़ नहीं दिया हमने भाई, मगर उसको हमने बैड डेट बना दिया है और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू है। भाई सामने वाला जब कर्ज देने ही वाला नहीं है, आप रिकवरी क्या करोगे। टेक्निकली सही है, छोड़ा नहीं है, मगर प्रैक्टिकली वो डूब गया है, ऐसी स्थिति है। मगर उतना ही पैसा
गरीबों को आप देना नहीं चाहते। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स की जो कोरोना के संबंध में बातचीत की जा रही है, वह बातचीत बड़ी ही घातक है, लेबर के लिए भी, लैंड के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इससे अराजक की स्थिति पैदा होने की संभावना है। सर, समय बहुत ही कम है, बिल्कुल 4 मिनट बचे हमारे पास। एक सवाल उठ रहा है, कई सारे बुद्धिजीवी भी पूछ रहे हैं कि ये जो तमाम बातें हो रही है, मैंने सवाल ज़्यादा पूछे नहीं आपको क्योंकि आप बोल रहे थे, लेकिन आपने जितनी भी बातें कही है, जो भी समस्याएं उभर कर आ रही है आज, उद्योग के संबंध में हो या फिर श्रमिकों के संबंध में हो या फिर देश को पूरी तरह से डेवलपमेंट के बारे में हो, देश के, कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें की जा रही है, ये जानबूझकर इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही कम शब्दों में आपकी राय चाहता हूँ। देखिए, एक विशिष्ट विचारधारा की सरकार है, ये तो हम मानते हैं। वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, ये भी हम मानते हैं। कोई भी सरकार जब आती है तो उसको अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या राज्य व्यवस्था के माध्यम से अपनी विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करने का हक है, प्रत्येक को है, परंतु संविधान के दायरे में। ये बहुत महत्व का है, परंतु संविधान के दायरे में। तो विचारधारा भी संविधान विरोधी है, फिर भी उसको आप प्रस्तापित करना चाहते हो तो संविधान के माध्यम से ही प्रस्तापित करो जो इसके लिए संबंध है। इसलिए आपको संविधान तोड़ना पड़ेगा, इसलिए संविधान तोड़ा जा रहा है। लेबर लॉज, इसलिए संविधान तोड़ा जा रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, नहीं क्या? इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर दुर्बल किया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर दुर्बल करना, क्यों मोदी जी ने बिना राज्यों को पूछे निर्णय लिया? क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करते, वो खुद में विश्वास करते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर का तोड़ना, लेबर लॉज का तोड़ना, मजदूरों को प्रति दुर्लक्ष्य करना, पूंजीपतियों को समर्थन देना, क्यों? इसलिए 2019 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा किसने खर्च किया? किसने दिया? पूंजीपतियों ने पैसा दिया। पूंजीपति भारत के, ये समझ लीजिए, बड़ी गंभीर बात है, भारत का ही नहीं दुनिया का पूंजीपति। तुम कौन सी समाज व्यवस्था लाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इससे बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो चिंतित सिर्फ ये पूछता है कि क्या मेरी पूंजी सुरक्षित रहेगी, क्या मेरा लाभ सुरक्षित रहेगा। तो उस पूंजीपति के भरोसे यदि मुझे यहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र लाना है तो मुझे उसके हित की बात करनी पड़ेगी। ये हिंदू राष्ट्र प्लस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, दोनों मिलाकर अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं और ये परस्पर पूरक है। इसमें यदि आम आदमी मरता है तो कोई चिंता नहीं है। अब आम आदमी की व्याख्या क्या करेंगे हम लोग? आम आदमी हिंदू भी है, आम आदमी श्रमिक भी है। अब आम आदमी श्रमिक करके सोचेगा कि हिंदू करके सोचेगा? समझ रहे मेरी बात को? आम आदमी किसान करके सोचेगा कि हिंदू करके सोचेगा? हिंदू करके सोच रहा है, इसलिए चुनकर आ रहे मोदी। जिस दिन आम आदमी श्रमिक करके सोचेगा, भारत का नागरिक करके सोचेगा, मतदाता करके सोचेगा, संविधान के दायरे में सोचेगा, तो मोदी जी चुनकर नहीं आएंगे। मगर हिंदू करके सोचेगा तो, और आज भी आम आदमी हिंदू अधिक है, बाकी कम है। तो ये सारे लॉज आने के बाद भी कितना अराजक, कितना विद्रोह इस समाज व्यवस्था में होगा मान्य, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू व्यवस्था विद्रोह की विरोधी है, विद्रोह करने की क्षमता नहीं है। उनको बताया जा रहा है ना, भाई सब तो देश के लिए। इसीलिए मोदी कह सक रहे हैं कि ये उनकी मन की बात है,
वो तो त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, और वो आदमी बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा है। मीडिया अब नहीं बोल रही है इसके ऊपर। एक टीवी चैनल ने सिर्फ कहा इसके विरोध में, बाकी किसी भी टीवी चैनल ने ये नहीं कहा। जब मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जब आपको धर्म का, हिंदू राष्ट्र का एक विष पिलाया जा रहा है, तब आम आदमी हिंदू करके सोचता है या आम गरीब आदमी के तौर पर सोचता है। ये बड़ी परेशानी की बात है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, और इसका जवाब शायद हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि जब हम भारतीय होंगे, भारत के नागरिक होंगे, जैसा कि आपने कहा है, हम इस देश के नागरिक हैं, ये सोच जब हमारी बढ़ेगी तब शायद हम इन सवालों का जवाब खुद ही ढूंढ पाएंगे। और आज जिस तरह से डंका पीटा जाता है, जैसे सर ने कहा कि सपने बेचे जाते हैं, सपने बेचकर ही ये सरकार जो है सत्ता में आई थी और आज भी सपने बेच रही है। जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, ये देश जो है सदियों से आत्मनिर्भर रहा है। ये प्रधानमंत्री के कहने से आत्मनिर्भर होगा ऐसी बात नहीं है, सदियों से आत्मनिर्भर देश है और दुनिया को व्यापार भी सिखाया है हमने। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो बुरा गलत नहीं होगा, लेकिन ये सपने बेचने जैसी बात है। जैसे कि सर ने अभी विस्तार से पूरी बात समझाई है, किस तरह से आर्थिक पैकेज है, किस तरह से इन पैकेज को मतलब सरकार को कुछ भी देना नहीं है, ये पूरा एक तरह से सपना ही है। दूसरी बातों में समझाए तो सरकारी भाषा में तो ये जुमला है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत हो या फिर डेवलप इंडिया हो या फिर ये जितने भी सपने सप्लाई चेन के बता रहे हैं, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि हवा में हो रहे हैं। वास्तविक इसका स्वरूप कुछ भी नहीं है, वास्तविक इसका अस्तित्व कुछ भी ज़मीन पर नहीं उतरने वाला। तो ये इन तमाम बातों को आपके सामने रखने के लिए आज हम इस प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आए हैं।